उमंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित आज की इस साप्ताहिक परिचर्चा श्रृंखला के पहले कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। अमूमन हम अपने आसपास समाज के सबसे कमजोर वर्ग को, जिसमें बेसहारा लोग, महिलाएं, दलित, विकलांग, छोटे बच्चे, जिनके साथ कोई ना कोई अमानवीय घटना हुई होती है, इसके साथ मनोरोगी, जिन्हें हम कई बार अपने आसपास सड़कों पर चलते हुए और रहते हुए देखते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हम सब इनको देखते तो हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हम इनकी मदद किस तरह से कर सकते हैं। जब हम मानवाधिकार की बात करते हैं तो हमें कई बार खुद ही पता नहीं होता कि उन लोगों के लिए, जो लोग पीड़ित होते हैं, हम उनके लिए, उनके अधिकारों के लिए कहाँ पे अप्रोच करें। इन सब बातों को लेके उमंग फाउंडेशन पहली बार अपना साप्ताहिक परिचर्चा श्रृंखला जो है वो शुरू कर रहा है। इसका आज हमारा पहला दिन है। अगले आने वाले जितने भी रविवार रहेंगे, उन सब में हम लोग अलग अलग विषयों पे, जो मानवाधिकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनके ऊपर परिचर्चा करेंगे। इस तरह के कार्यक्रम से हमें लगता है कि जब हम लोग जागरूक रहेंगे तो हम समाज के उस वर्ग तक उनके अधिकारों की बात कर सकते हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, उन लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जब हम लोग खुद जागरूक रहेंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रयास से हम लोग समाज के उस वर्ग को और ज्यादा जागरूक कर सकते हैं और लोगों तक उनके अधिकारों की बात पहुंचा सकते हैं। मैं उमंग फाउंडेशन के ट्रस्टी भाई विनोद योगाचार्य जी से निवेदन करूंगा कि हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री अजय श्रीवास्तव जी का संक्षिप्त परिचय दें, और इसके साथ साथ में जो हमारे इस कार्यक्रम में हमारे अलग अलग जगह से जो लोग, अलग अलग संगठनों से जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत संबोधन करें। भाई विनोद योगाचार्य जी। ये स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या सुरेंद्र जी? मेरी कुछ नहीं आ रही है सर। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेंद्र जी। सभी को मेरा नमस्कार। आज के हमारे इस परिचर्चा के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर अजय श्रीवास्तव जी, सोलन से हमारे साथ जुड़े डॉक्टर विजय लांबा जी, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, इंजीनियर पंकज संजीव शर्मा जी व अन्य सभी उमंग फाउंडेशन के साथी व अन्य समाज सेवा सेवी संस्थाओं से जुड़े सभी सदस्य, आज आजादी के अमृत महोत्सव पर उमंग फाउंडेशन द्वारा यह जो परिचर्चा आरंभ की गई है मानवाधिकार संरक्षण पर, इसका आज प्रथम परिचर्चा है। आप सभी का इस परिचर्चा में स्वागत है। मनुष्यों का, यदि हमें मनुष्य जन्म मिला है तो हमारे बहुत सारे कर्तव्य बढ़ जाते हैं, केवल हमें अपने लिए ही नहीं सोचना है। कहा भी, शास्त्रों में भी कहा गया है, ज्ञानम तन मनुष्याणाम यत्तेषां मृतपक्षिणाम। साधारण ज्ञान तो जीव जंतु को भी है और अन्य जितने भी प्राणी संसार में है सभी को है, पर मनुष्य होने का मतलब है हम केवल अपने लिए ही ना सोचें, संसार के हर जीव के बारे में सोचें। तो ऐसे ही आज हमारे पास जो मुख्य वक्ता विद्वान हैं, जो कि पूरे मानव जाति के लिए कृत संकल्प है, उनकी सेवा के लिए, तो आज मैं उनका परिचय करवाना चाहूंगा। प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी, बहुत लंबा अनुभव उनका समाज सेवा के हैं। हर दुखी गरीब के लिए उमंग फाउंडेशन के माध्यम से सहायता पहुंचाई जाती है। अजय श्रीवास्तव जी उमंग फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर आसीन है। आप सभी का स्वागत है। तो अधिक समय मैं ना लेता हुआ प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएं। प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी। धन्यवाद डॉक्टर सुरेंद्र जी और हमारे साथी विनोद योगाचार्य जी, संजीव जी, जिन्होंने इतना अच्छा ये पोस्टर भी इसमें बना दिया है, स्क्रीन बना दिया है, और हमारे साथ जुड़े अन्य वरिष्ठ लोग, जिसमें श्रीमती विजय लांबा जी सोलन से, जिन्होंने बहुत लोगों को रेस्क्यू कराया,
सुरेंद्र जी, योगाचार्य जी, संजीव शर्मा जी के साथ सबीना जहां भी जुड़ी हैं, जिन्होंने काफी लोगों को, ऐसे मनोरोगियों को जो है रेस्क्यू कराया। अन्य भी बहुत से हमारे साथी जो जुड़े हैं, वो समाज के विभिन्न वर्गों के सशक्तिकरण, उनकी सेवा, उनकी मदद के काम में जुड़े हुए हैं। ये हमने श्रृंखला, कल परसों विनोद जी से बात हो रही थी, तो इनका सुझाव था कि हम क्यों ना एक ऐसी श्रृंखला शुरू करें जिसमें हम समाज के विशेषकर युवा वर्ग को हम जोड़ें, मानवाधिकारों से उनको रूबरू कराएं और समाज में उनकी क्या भूमिका है। हम आमतौर पर, क्योंकि मैं हमेशा युवाओं के साथ और छोटे बच्चों के साथ काम करने में ज्यादा जो है रुचि लेता हूं, मुझे लगता है कि इस वर्ग में बहुत ज्यादा ऊर्जा है और बहुत बुद्धिमत्ता भी है। हम कई बार अपने से छोटों को, जो उम्र में छोटे हैं, हम मान लेते हैं कि इनको कुछ नहीं पता है और ये लोग कुछ ज्यादा हमारे बराबर जानते नहीं है, जबकि ये एक भ्रामक धारणा है। हमसे जो छोटे हैं, चाहे वो उम्र में है और चाहे वो जो पढ़ाई लिखाई में हमसे कम होंगे, लेकिन बुद्धिमत्ता और ऊर्जा में वो हमसे कहीं अधिक हो सकते हैं। ये सोच करके हमने इसको प्लान किया कि आजादी का जो हमारा देश जो 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 कि 75 ईयर्स मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव, क्यों ना हम उस आजादी के अमृत महोत्सव में अपने संविधान के जो वो प्रावधान हैं जो मानवाधिकारों को रेखांकित करते हैं, उन पर हम युवाओं के साथ बातचीत करें। और वो बातचीत एक मेरे व्याख्यान या किसी अन्य विशेषज्ञ के व्याख्यान के तौर पर होने की बजाय उसकी बात के बाद चर्चा हो, परिचर्चा हो। तो मैं जितने इसमें पार्टिसिपेंट है, अभी मैं देख रहा हूं लगभग 40 के आसपास हमारे साथी इसमें जुड़े हुए हैं, जिनके पास बहुत से अनुभव है, लेकिन अपनी बात, चूंकि समय कम है हमारे पास, हमें 8 से 8:15 के बीच में इसको वाइंड अप कर देना है, समाप्त करना है। तो मैं चाहूंगा कि अपने अपने प्रश्न या तो मैसेज बॉक्स में डाल दें, जिसको सुरेंद्र जी यहाँ जो है सब सामने ले आएंगे, और या उनको समय अगर होता है तो वो अपनी बात रखें, लेकिन संक्षेप में। हमारा उद्देश्य है कि मानवाधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता आए, और मानवाधिकारों की चर्चा जब हम करते हैं तो हमें कश्मीर से लेकर के फिलिस्तीन, आतंकवादियों से लेकर के दंगाइयों और डाकुओं से लेकर के बलात्कारियों, इन सबके मानवाधिकारों के लिए समाज में बोलने वाले बहुत बड़े वर्ग हमें दिखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो कि आतंकवादियों के लिए रात में 12, 1 बजे, 2 बजे भी सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं। हमारे समाज के आसपास जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वो उल्लंघन इस प्रकार का है जो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, वो उनके जन्म से लेकर के और उनके जीवन लीला की समाप्ति तक लगातार चलता रहता है। और हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि हम उनकी सेवा, उनको रोटी पानी देना या उनको धूप छाया से बचा देना, इतना काम तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद हम क्या करें, इस पर हमने न तो कभी सोचा, ना इस सरकार ने, और समाज के जो बहुत बड़े बड़े संगठन और संस्थाएं चल रही हैं, उन्होंने भी कभी इस पर हमें जागरूक करने की कोशिश नहीं की। हमारा सौभाग्य है कि हम सारे लोग उमंग फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं और हम समाज में भी लगातार काम कर रहे हैं और सेमिनार और वर्कशॉप भी करते थे। लेकिन अभी जब से कोविड आया तो ऑनलाइन का जो कार्यक्रम है वो भी एक करना आसान हो गया। अब मैं सीधे अपने विषय पर आता हूं। आज का जो एक टॉपिक मुझे दिया गया है कि बेसहारा मनोरोगियों को बचाने में समाज की भूमिका, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब अपने आसपास, चाहे वो पूरे देश भर से, दूसरे राज्यों से भी कुछ लोग सुन रहे हो, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से, कोई व्यक्ति भारत में ऐसा नहीं हो सकता है जिसने सड़कों पर घूमने वाले मनोरोगी को कभी देखा ना हो। ये वो लोग होते हैं जो खुद को डिफेंड नहीं कर सकते, अपनी रक्षा नहीं कर सकते। इनको संविधान, संसद, सरकार, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सामाजिक कार्यकर्ता, उमंग फाउंडेशन, कुछ भी नहीं पता होता है। इन लोगों के लिए हम जब सोचते हैं तो हमें लगता है
कि ये वर्ग ऐसा है जो सबसे दुर्बल है, जिसको अपनी सुध-बुध नहीं है, अपनी समझ नहीं है, अपने बचाव के रास्ते जिनको नहीं पता है, वो लोग कैसे खुद को सुरक्षित रखेंगे इस समाज में, और कैसे जो संवैधानिक प्रावधान है, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं और उससे आगे बढ़ के जो उनके मानवाधिकार हैं, उनका संरक्षण करने में वो खुद सक्षम नहीं हो पाते हैं। मैं थोड़ी कानून की जानकारी, हालांकि मैं लॉ का विद्यार्थी नहीं हूं, कानून मैंने कभी भी नहीं पढ़ा है, फॉर्मल एजुकेशन मेरी मीडिया की है, लॉ की नहीं है, लेकिन एक सामान्य ज्ञान है, कानून एक सामान्य ज्ञान की चीज है, थोड़ी कॉमन सेंस की चीज है। हमारे यहाँ सबसे पहला कानून भारत में जो कि मनोरोग से संबंधित था, वो आया 1912 में। हम कहते हैं उसको इंडियन ल्यूनेसी एक्ट। ल्यूनेसी कहते हैं, एक समय था जब बहुत ही नकारात्मक सोच होती थी मनोरोग के बारे में, और ल्यूनेसी के बारे में बहुत प्रचलित, ग्रीस से लेकर के, यूरोप से लेकर के भारत के भी बहुत से हिस्सों में धारणा थी कि मनोरोग का संबंध चंद्रमा से है। तो ल्यूनेसी ल्यूनर से आया है, जिसको हम चंद्रमा के जानते हैं। ल्यूनेसी एक्ट का मतलब था कि जो ल्यूनेटिक हैं, जो चंद्रमा की कलाओं से संचालित होता है उनका मस्तिष्क, जब चंद्रमा जो है वो पूर्णिमा की ओर बढ़ता है, तब इनका मनोरोग बढ़ जाता है, और धीरे धीरे करके जब चंद्रमा घटता है तो इस प्रकार से उनका मनोरोग भी कम होता जाता है। ये धारणा थी। अंग्रेज भी कोई बहुत हमसे अधिक बुद्धिमान नहीं थे। ये ठीक था कि उन्होंने व्यवस्था की, हमारे ऊपर राज किया और कुछ व्यवस्थाएं की, तो इसको बहुत ही डेरोग्रेटरी, बहुत ही नकारात्मक और एक आपराधिक किस्म की इसमें व्यवस्थाएं की गई थी इंडियन ल्यूनेसी एक्ट में, जो 1912 का था। मानवाधिकारों के लिए इसमें कोई जगह नहीं थी, और बहुत ही खराब कानून था। इन लोगों को जेल में डालने के प्रावधान थे, इनके साथ बुरा व्यवहार करने के प्रावधान थे, जो मनोरोगी हैं, चाहे वो सड़कों पे घूम रहे हों, चाहे वो घर में रहते हों। वो देखिए, हमारी आजादी आ गई और इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912 को हम एक बोझ की तरह 1987 तक ढोते रहे। 1987 में, उससे पहले आंदोलन चलते रहे और जागरूकता आती रही, तो 1987 में भारत का पहली बार एक ऐसा कानून आया, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 का मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। आजादी के बाद इतने बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग, डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर जैसे संविधान निर्माता, महान हस्ती, पंडित नेहरू जैसे हमारे प्रधानमंत्री, उसके बाद पूरे, लेकिन इस वर्ग के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं गया, ना सुप्रीम कोर्ट का, ना हाई कोर्ट्स का, और सरकार और संसद का ध्यान देने की तो जरूरत ही नहीं थी कि इन लोगों को व्यक्ति नहीं माना जाता था, इनको माना जाता था कि ये एक पशु समान है। और इंडियन ल्यूनेसी एक्ट में तो इनको इडियट कहा गया था, इडियट, जो ना पढ़ सकता है, ना बोल सकता है, ना समझ सकता है, और बहुत ही नकारात्मक था। लेकिन जो 1987 का कानून आया, वो कानून भी इससे बेहतर था, लेकिन मानवाधिकार की कसौटियों पर खरा नहीं उतरता था। इसमें भी था कि कोई व्यक्ति अगर खुद को किसी मनोरोग के कारण से नुकसान पहुंचा सकता है या किसी दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप पुलिस में रिपोर्ट करें, पुलिस आएगी, उसकी एफआईआर दर्ज करेगी, बिना कसूर के, बिना किसी अपराध के उसकी जो है एफआईआर दर्ज करेगी, और उसके बाद उसको जेल में डाल देगी। और ऐसे लोग बिना किसी अपराध के जेल में सड़ते रहते थे। ये परिस्थितियां ऐसी थीं जिसमें मानवाधिकारों की कोई गुंजाइश नहीं थी। हाँ, थोड़ा सा उसमें सुधार हुआ तब, जबकि 1990 के दशक में, जो कि मैं इस मामले से काफी समय से, 3 दशक से अधिक से इन सारे मामलों के साथ एक पत्रकार के तौर पर और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी जुड़ा रहा और इस पर ट्रैक रखता हूं, इसलिए मुझे ये सारी चीजें टिप्स पर हैं। 1990 के दशक में एक सामाजिक कार्यकर्ता शीला बरसे ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की मनोरोगियों के
जो उनके बुनियादी अधिकार हैं उनको लेकर के। और शीला वर्से वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शीला वर्से बनाम भारत सरकार एक बहुत ही एक लैंडमार्क केस था जिसमें बहुत ही अच्छा जो है जजमेंट आया। मैं शिमला में था उस समय और 90s की बात है, शायद 96 की बात होगी, 97 की। और उस जजमेंट में कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति जो मनोरोग के कारण जेल में डाला गया है वो उसके प्रति अमानवीयता है, उसके प्रति अपराध है और उसको कभी भी जेल में न रखा जाए। उनके लिए मनोरोग अस्पताल सबसे अधिक उचित स्थान है। मुझे उस समय इंटरनेट नहीं था, उस समय हिमाचल में कोई इस प्रकार की सुविधा नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट मिल जाएं। एक मित्र के माध्यम से मैंने टाइप किए हुआ जजमेंट जो है वहां से दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से मैंने किसी मित्र के माध्यम से डाक से मैंने मंगवाया और मैं पढ़कर के हैरान हो गया। उस जजमेंट को आए कम से कम 1.5-2 महीने हो गए थे। मैं हैरान हो गया कि इस जजमेंट का हिमाचल में पालन ही नहीं किया जा रहा है। मैंने आरटीआई भी नहीं थी, मैंने जितनी जेल्स हैं उन जेल्स में मैंने पता किया कि कितने कितने कैदी आपके पास हैं जो कि बिना किसी कसूर के सिर्फ मनोरोग के कारण से जो है जेल के अंदर भर्ती हैं। तो ये पता चला कि जेल के अंदर 17 या 19, अभी एग्जैक्ट संख्या याद नहीं है मुझे, विभिन्न जेलों में इतने कैदी ऐसे हैं। मैंने उस समय जिस समाचार पत्र में जनसत्ता में मैं यहाँ ब्यूरो चीफ था, मैंने उसमें बहुत बड़ा समाचार लिखा जो राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी चर्चा हुई कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है हिमाचल सरकार के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इनको जेलों में रखा गया है। और मैंने उनके नाम के साथ सारा ब्यौरा दिया था। रातों रात सरकार हरकत में आई और उनको यहां से निकाल करके रांची और अमृतसर भेजा गया, क्योंकि वहां के मनोरोग अस्पतालों के साथ हिमाचल सरकार का संपर्क था। लेकिन उसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए मनोरोगियों को, जो बेसहारा मनोरोगी होते थे, उनको लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि हिमाचल सरकार डिफॉल्टर हो गई थी। उनका लाखों रुपए का पेमेंट हिमाचल सरकार ने उन अस्पतालों में नहीं किया था, रांची में और यहां अमृतसर में। उसी आदेश में एक था कि हर राज्य में एक मनोरोग अस्पताल होना चाहिए। ये राज्य की जिम्मेवारी है कि वो मनोरोग अस्पताल अपने यहां खोले। मैंने उस पर भी काम किया और समाचार लिखा कि हिमाचल प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और यहां पर मनोरोग अस्पताल नहीं है। तब ये जो शिमला का मनोरोग अस्पताल है, जो स्टेट मेंटल हॉस्पिटल है, इसकी रूपरेखा बनी और आज ये मनोरोग अस्पताल पूरे प्रदेश के मनोरोगियों के लिए एक सहारा बना हुआ है, जो बाय ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनाया जाना था, लेकिन सरकार सोई हुई थी। वो मेरी खबरें उस समय सरकार को जगाने के काम में आई। अब मैं आता हूं 1987 के कानून की में जो खामियां थी उसको दूर करने के लिए भी आवाजें उठ रही थी और बेसहारा मनोरोगियों को लेकर के भी चर्चा हो रही थी। उसके बाद कानून आया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, जिसकी चर्चा मैं अभी आपके सामने करूंगा। तो हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 1987 लागू हुआ और उसके रूल्स बने और आज हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। इस कानून में बहुत अच्छे प्रावधान हैं जो कि हम कहते हैं कि 1912 के एक बहुत ही नकारात्मक और मानवाधिकार विरोधी कानून और 1987 के मेंटल हेल्थ एक्ट में जो भी प्रावधान थे, बहुत ही, जिसको हम कहते हैं कि मतलब उसके लिए शब्द नहीं है, जिस प्रकार के मानवाधिकारों का उल्लंघन उस कानून के माध्यम से होता था, उसको रिपील किया, इस यानी कि उसको समाप्त करके जो नया कानून आया, उस कानून को हम कहते हैं मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं ये क्या अधिकार हैं, इसके बाद में अपनी मुख्य चर्चा पर आऊंगा। और मैं चाहूंगा कि आप किस मेंटल हेल्थ में जो ये, क्योंकि ये बहुत व्यापक विषय है, इस पर पीएचडी होती है, इस पे बहुत रिसर्च होती है, हमने छोटा सा दायरा लिया है बेसहारा मनोरोगियों के जो राइट्स हैं उनको लेकर के। कोई भी सवाल आपके मन में आए आप नोट करके रखें और हम उस पर चर्चा करेंगे।
इसमें सबसे बड़ा अधिकार जो हमारा ये कानून आया 1987 का, इसमें आया राइट टू एक्सेस मेंटल हेल्थ केयर, यानी कि कोई भी जो जहां मनोचिकित्सक उपलब्ध है उस अस्पताल में इन लोगों को इलाज कराने का अधिकार है। उसके बाद आया राइट टू कम्युनिटी लिविंग, समाज के बीच में रहने का अधिकार है। इनको मान लिया जाता था कि सामाजिक प्राणी नहीं है, इनको जेल में डाल दो। जो लोग मेंटल हॉस्पिटल में विजिट कर चुके हैं, शिमला के मेंटल हॉस्पिटल में या किसी भी साइकेट्री के वार्ड में, उसमें हम देखते हैं कि अगर हमें वहां पर 10-15 दिन 20 दिन रहना पड़ जाए उन मनोरोगियों के साथ, तो हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। हम में से बहुत से साथी, विनोद योगाचार्य, सबीना जी और डॉक्टर सुरेंदर, मैडम विजय लांबा जी और अमृता नेगी और बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे साथी जो उस मेंटल हॉस्पिटल में मेरे साथ विजिट कर चुके हैं। क्योंकि मेरे पास एक और दायित्व भी सरकार ने दिया है, स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी जो 2017 का एक्ट है, उसके अंतर्गत एक स्टैट्यूटरी वैधानिक संस्था बनाई गई है। उसका मुझे हिमाचल प्रदेश सरकार ने मेरे कार्य को देखते हुए इन लोगों के बारे में मुझे उसका सदस्य बनाया है। उसके कारण से भी मैं मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड का भी मेंबर हूं। इस कारण से बहुत गहराई से इसके बीच में सोचता और काम करता हूं। तो इन अस्पतालों में जो लोग भर्ती हैं, अगर उनको उन्हीं अस्पतालों में भर्ती रखा जाए इलाज के बाद भी, तो वो कभी ठीक नहीं हो सकते हैं और उनकी समस्या एक समय ऐसा आएगा इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए हमारे इस कानून ने कहा राइट टू कम्युनिटी लिविंग, समाज के बीच में रहने का अधिकार। अगर हम समाज से अलग कर देंगे तो ये लोग कभी भी क्योर नहीं हो सकते, ठीक नहीं हो सकते। फिर राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूएल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, यानी कि इनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए, इनके साथ क्रूरता नहीं होनी चाहिए और इनको नीचा दिखाने वाला व्यवहार नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ किस प्रकार का वातावरण है। अभी 4 वर्ष पहले, लगभग 3.5-4 वर्ष पहले, एक हमारे मित्र हैं जो कि अमर उजाला में यहाँ पर स्टेट ब्यूरो चीफ हैं, सुरेश शांडिल जी। उनका मेरे पास फोन आया कि मैं ठियोग से निकल रहा हूं, आपकी बातें कई बार सुनता रहता हूं, चर्चा करता रहता हूं। ठियोग के पास एक व्यक्ति है जो कि मनोरोगी दिखता है और लोगों ने उसको पीटा और उसके बाद जब वो नहीं उनके काबू आ रहा था तो उन्होंने जो है पुलिस बुलाई और पुलिस ने, देखिए क्या स्थिति है हमारे समाज में जागरूकता की, पुलिस ने फरवरी का महीना था, ठंड में उसके ऊपर ठंडा पानी डाला। ठंडा पानी इसलिए डाला उनकी समझ के मुताबिक कि इसका दिमाग गर्म हो गया है और ठंडा पानी डालने से दिमाग ठंडा हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। उन्होंने जब मुझे कहा कि मैं सारी कोशिश कर चुका हूं, नहीं कुछ हो रहा है, फिर मैंने जो कुछ भी करना था उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, वो करके उसको रेस्क्यू कराया और वो अल्टीमेटली मेंटल हॉस्पिटल शिमला में, वो पहले आईजीएमसी आया, उसके बाद मेंटल हॉस्पिटल में आया। तो ये क्रूएल और इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, ये इससे संरक्षण दिया गया है हमारे कानून में। इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, बराबरी का दर्जा और भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। यानी कि जो मनोरोगी है वो, उसको मनोरोग जो है, मनोरोग एक डिसेबिलिटी है। हमारे जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में 21 तरीके की विकलांगताएं वर्णित की गई हैं, उनमें से एक विकलांगता मनोरोग भी है। तो इनके साथ गैर बराबरी का व्यवहार नहीं हो सकता है और भेदभाव नहीं हो सकता है। राइट टू इंफॉर्मेशन, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर अस्पताल में भर्ती है या उसको पुलिस अपने संरक्षण में लेती है, कैसे लेती है वो मैं बाद में चर्चा करूंगा, तो उसको सूचना का अधिकार है, उसको पूछने का अधिकार है। जितना भी उसका मानसिक संतुलन है उसके अनुरूप आप ये नहीं कह सकते कि तू पागल है और तेरे को मैं क्यों बताऊं, तेरा तो दिमाग ठीक नहीं है। राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी गोपनीयता का अधिकार, उसके बारे में हम सार्वजनिक रूप से उसका नाम लेकर के, उसके माता पिता का नाम लेके, उसका परिवार की चर्चा करके और अपने विज्ञापन के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि निजता और गोपनीयता इस कानून में उसका पूरा राइट है। उसके बाद उसके मनोरोग की जानकारी
प्रेस को देने, समाज को देने या किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर करने पर रोक लगाई गई है। उसके रोग की जानकारी कोई भी अस्पताल या कोई भी डॉक्टर रिलीज नहीं कर सकता है। इसके बाद राइट टू एक्सेस मेडिकल रिकॉर्ड। अब हमारे हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी मेडिकल रिकॉर्ड लेना कई बार अस्पतालों से मुश्किल होता है, लेकिन इनके पास अधिकार है कि अपना मेडिकल रिकॉर्ड कोई दूसरा नहीं ले सकता है। इनका परिवार और ये स्वयं वो मेडिकल रिकॉर्ड हासिल कर सकते हैं। अच्छा, और इनका है कि राइट टू कम्युनिकेशन। ये संवाद कर सकते हैं, किसी से फोन पे बात करनी हो, अगर अस्पताल में भर्ती किसी मनोरोगी को, तो उससे फोन पे बात कराई जानी चाहिए। उसको अपनी बात व्यक्त करने का जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो भी इसमें अधिकार है। लीगल एड का भी अधिकार है, कानूनी सहायता लेने का भी अधिकार है। जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है उसके माध्यम से इनको लीगल एड दी जानी चाहिए। और सेवाओं और सुविधाओं, चाहे वो अस्पताल में भर्ती हो, चाहे वो किसी अन्य होम में, हाफवे होम जिसकी मैं चर्चा बाद में करूंगा, उसमें भर्ती हो, उसकी सेवाओं और सुविधाओं की शिकायत करने का भी अधिकार है। और इस तरीके से ये जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो है ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। इसी के तहत मैं बाकी चर्चा नहीं करूंगा, सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बनाई गई है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को मॉनिटर करती है और उसके रखरखाव में सुधार के लिए चिंता करती है। और उसी में से मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड के मेंबर्स भी होते हैं। इसी तरीके से राज्य में भी इसी कानून के तहत मेंटल हेल्थ एचपी स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बनी है और उसका काम है जितने मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन है उनकी मॉनिटरिंग करना, उनमें पूरा दखल रखना ताकि वहां पर कोई ऐसा काम ना हो जो कि इस कानून को का जो उल्लंघन करके हो, और वहां सुविधाएं और बाकी चीजों की देखरेख करना। और चूंकि इसका मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का राज्य में सचिव जो है, जो हेल्थ सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ है, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो और मेंबर सेक्रेटरी इसके होते हैं एक कोई सीनियर मेडिकल साइकेट्री प्रोफेशनल, वो इसके होते हैं। तो इस प्रकार से सरकार के ध्यान में लाना इस अथॉरिटी के माध्यम से। तो ये मोटे तौर पर इस कानून की रूपरेखा है। मैं इन अधिकारों की विस्तार में नहीं जाऊंगा। अब मैं अपने मुद्दे की बात पर आता हूं, जिसके लिए आप सब लोग उत्सुक होंगे कि आपकी क्या भूमिका है किसी व्यक्ति को जो मनोरोगी दिखता है उसको रेस्क्यू करने में और उसके रिहैबिलिटेशन में। इस एक्ट का चैप्टर 13 है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अदर एजेंसीज। अब इसमें हम देखते हैं सेक्शन 100, 101 एंड 102 है। अब इसमें क्या होता है, हम जब अपने समाज में किसी को देखते हैं कि वो मनोरोगी है और वो बेसहारा है, तो हम उसको या तो हम 3-4 तरीके से रिएक्ट करते हैं। या तो हम उसको देख करके आगे बढ़ जाते हैं, या हमें लगता है कि ये भूखा होगा, दोपहर हो गई है, हम उसको खाना दे देते हैं। अगर वो किसी ढाबे या मकान के या शॉप के सामने खड़ा है तो लोग दया करके उसको पानी दे देते हैं। कई बार सर्दियां होती हैं, उसके पास प्रॉपर कपड़े नहीं होते हैं, तो उसको हम कपड़े भी दे देते हैं, पुराने कपड़े देते हैं लेकिन दे देते हैं, ताकि कंबल भी दे देते हैं। तो यानी कि उसको धूप छांव, सर्दी गर्मी, बारिश, भूख और प्यास से बचाने के लिए समाज अपना योगदान करता रहता है, जिसमें समाज की संवेदनशीलता का हमें पता चलता है। उन लोगों से समाज के बहुत से लोग वो बेहतर हैं जो उपेक्षा नहीं करते हैं बल्कि रुकते हैं, उसके बाद 1 या 2 मिनट सोचते हैं और ये तरीका निकालते हैं कि हम इस व्यक्ति की हेल्प कैसे कर सकते हैं। आप लोग सभी उन्हीं में से हैं जो इस पर विचार करते हैं, उपेक्षा करके निकलते नहीं हैं। सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा मनोरोगी हमारे आसपास होते हैं और आमतौर पर समाज का एक बड़ा वर्ग उनको पागल कहता है। कुछ बच्चे उनके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, कुछ उनको चिढ़ाते हैं, कुछ उनको दौड़ाते हैं, कुछ की तरफ वो भी दौड़ते हैं और कई बार वो हिंसक हो जाते हैं और वो
मार भी देते हैं, किसी को पिटाई कर देते हैं या पत्थर फेंकते हैं या काट देते हैं। यदि इस प्रकार से हम किसी को देखते हैं तो हमारा क्या दायित्व बनता है। देखिए, इस मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का सेक्शन 100 कहता है कि ये पुलिस का दायित्व है कि किसी भी अपने एसएचओ जो है वो अपने दायरे में, अपने ज्यूरिसडिक्शन में किसी बेसहारा मनोरोगी को देखता है तो उसका संज्ञान ले और उसके बारे में उसको एक रोजनामचा दर्ज करके, रिपोर्ट दर्ज करके उसको अपने प्रोटेक्शन में ले। प्रोटेक्शन में लेने के बाद वो किसी मेडिकल सपोर्ट सिस्टम में जाए, यानी किसी अस्पताल में जाए और उस अस्पताल में जाकर के वहां पर बताए कि मैंने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के सेक्शन 100, जो हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 था, उसमें भी ये प्रावधान था। उससे थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन उसमें सेक्शन 25 था, इसमें सेक्शन 100 है। तो वहां पर जो मेडिकल ऑफिसर उसको असेस करेगा, उसको देखने से ये लगता है कि ये व्यक्ति मनोरोगी है, तो वो रिटन में अपनी एक रिपोर्ट देगा पर्चे पर लिख करके कि ये मनोरोगी है। वो रिपोर्ट लेकर के पुलिस वाले की जिम्मेवारी है कि किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है जिसको हम सब जज कहते हैं, जो कि एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो तहसीलदार होते हैं उनकी बात नहीं है। ये जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास पुलिस वाला उनको लेकर के जाएगा। वो जब लेकर के जाएगा तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर, और खुद भी जज जो सब जज होता है वो उसके साथ देखता है, बात करता है, और उसके बाद अगर उसको लगता है कि ये रिपोर्ट ठीक है तो उसके वो ऑर्डर करता है, जिसको हम कानून की भाषा में रिसेप्शन ऑर्डर कहते हैं। उसको लेकर के वो जो है फिर उस हॉस्पिटल में जाएगा जहां की साइकेट्री की सपोर्ट है, यानी साइकेट्रिस्ट मौजूद है, और उसको वहां भर्ती कराएगा। उसको रिसेप्शन ऑर्डर के बाद जब उसको भर्ती कराया जाता है तो वो सरकार की जिम्मेवारी है कि उसका पेमेंट उससे ना ले, पुलिस वाले से ना ले, सरकार उसका मुफ्त इलाज करे। ये जो मैंने प्रोसेस बताई है, यही प्रोसेस, चूंकि पुलिस वाले कई बार ओवरबर्डेंड होते हैं। अभी राष्ट्रपति जी आए हुए हैं, सारा पुलिस का अमला हिमाचल के विभिन्न जिलों के पुलिस वाले यहाँ पर ड्यूटी पे लगा दिए गए। बहुत ही इनह्यूमन कंडीशन में हमारे पुलिस के जवानों ने राष्ट्रपति की अमानवीय परिस्थितियों में, बारिश में, भूखे रह करके किस प्रकार से राष्ट्रपति की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में योगदान किया। ऐसे में जब हम उनको फोन करते हैं कि वहां पर मनोरोगी घूम रहा है तो उनकी प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर होती है, वीवीआईपी को बचाना होती है, या किसी क्राइम को, चोर को, अपराधी को ढूंढना और पकड़ना होती है। मनोरोगी हमेशा ऐसे मामलों में उपेक्षित रह जाता है। लेकिन हम अगर पुलिस को सूचित करें, एसएचओ को सूचित करें और उसको हम ये कानूनी प्रावधान बताएं तो शायद थोड़ा सा विलंब तो हो सकता है, लेकिन वो रेस्क्यू उसको करते हैं। कई बार नहीं भी करते हैं, बहुत से ढीठ ऑफिसर्स हैं। 2-3 जिलों के ऑफिसर्स थे, एक बार की बात है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के और सोलन डिस्ट्रिक्ट के। यहाँ पर ऐसे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे जो बहुत ही इनसेंसिटिव थे, और उनको मैं लगभग 15-20 दिन से, महीने भर से, एक तो डॉक्टर सुरेंद्र ने हमें बताया था जो कि भराड़ी घाट के पास था, और वो काफी अमानवीय परिस्थितियों को झेल रहा था, और एसपी जो थी वहां की, उन्होंने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया, और वो इधर उधर की बातों में घुमाना फिराना चाहती थी। एक दिन जब मैंने उनको बताया तो मुझे कहने लगी, आप तो एनजीओ चलाते, आप रेस्क्यू करो। मैंने कहा कि आपको कानून का पता है, 87 के एक्ट का पता है, सेक्शन 25 का पता है, फिर आप अगर नहीं करेंगी तो ये आप समझ लें कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। और मैंने उनको इस बारे में सब बता दिया। अभी शायद हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, एक सुभाष कुमार पाल जी हैं, वो हाई कोर्ट में किसी उच्च पद पर ये कार्यरत हैं। उन्होंने एक नाहन में ऐसे किसी व्यक्ति को देखा था और हाई कोर्ट में जनहित याचिका के तौर पर पत्र लिखा था। ये 2014-15 की बात होगी। उसके बाद हाई कोर्ट ने 2011 की बात है, 2015 में फाइनली उसका जजमेंट आया, और जस्टिस राजीव शर्मा और तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने उस पर निर्णय दिया कि हर जिले का एसपी
ऐसी सूचना मिलने पर कि उसके क्षेत्र में कोई मनोरोगी है, उसके रेस्क्यू के लिए जिम्मेवार होगा। मैंने उस पीआईएल का जिक्र करते हुए और कानून का हवाला देते हुए दोनों एसपीज को जो है थ्रेट किया, धमकी दी कि हम आपके खिलाफ उमंग फाउंडेशन हाई कोर्ट में रिट कर रहा है, अवमानना का मामला दायर कर रहा है। और ये जब सारे अखबारों में छपा, आप विश्वास नहीं करेंगे, इस हमारी जो कारगुजारी थी उसने गोली की तरीके से काम किया। उन्होंने तो मुझसे शायद थोड़ी दुश्मनी पाल ली होगी, लेकिन वो काम उनका हो गया और उनको रेस्क्यू किया गया। तो इसमें हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं कि इसकी जिम्मेवारी, एक्ट ने जिम्मेवारी दी है एसएचओ को, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के लिए जिम्मेवारी दी है एसपी को। तो वो जिम्मेवारी पूरी करना इनका दायित्व है। आप इनको, एसएचओ को या डीएसपी को या एसपी को उसका फोटो खींचें, जो कि हम कर रहे हैं, फोटो खींचें, उसका वीडियो बनाएं और उनको व्हाट्सएप करें और उसमें बताएं कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के सेक्शन 100 के तहत आप इसको कृपा करके रेस्क्यू करें और आगे की कार्रवाई करें ताकि इसके ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन हो सके। ये आप उसको लिखित में व्हाट्सएप करें और फोन पर उसको एक्सप्लेन भी कर दें। ये काम अगर हम सब मिलकर के करेंगे, अभी कितने 50 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई जिला ऐसा बचेगा जिसमें कि कोई भी बेसहारा मनोरोगी सड़कों के ऊपर हमें घूमता हुआ अमानवीय परिस्थितियों में मिलेगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां की पुलिस ने इनसेंसिटिविटी दिखाई। सोलन डिस्ट्रिक्ट का ये एक उदाहरण है। एक महिला ने एक पीसीओ से, ताकि उसका नंबर ना आए, मुझे कोई कुछ वर्ष पहले, 5-6 वर्ष पहले मुझे फोन किया कि सर एक मनोरोगी बुजुर्ग हैं, वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान में रहते हैं, वो मेरे पिता से भी जो है ज्यादा जो बुजुर्ग हैं, तो मुझे उनके ऊपर काफी दया आती है और मुझे लगता है कि इनको बचाया जाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि आप क्या कर पाएंगे, मैंने इंटरनेट से आपका नंबर लिया है, लेकिन आप कृपया इनको बचाएं, क्योंकि इनको रोटी पानी और कपड़े का इंतजाम तो मैं करती हूं, लेकिन ये बीमार भी लग रहे हैं। मैंने तुरंत ही उनसे बात की, मैंने कहा आपका घर का नंबर है? बोली नहीं, मैं नंबर देना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं विवाहित हूँ और मेरे सास ससुर वगैरह इस पर एतराज करेंगे कि तूने किसके क्या पंगा ले लिया। मैंने कहा बहन कोई बात नहीं है, ये काम हो जाएगा। मैंने कहा कि आपकी लोकेशन क्या है, उस व्यक्ति की लोकेशन उन्होंने बता दी, मैंने नोट कर दी। उस समय जो वहां पुलिस अधीक्षक थे वो मेरे जानने वाले थे। मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं है, मुझे पता है आप ये काम कर रहे हैं, तो मैं ये जो है एसएचओ को ये सूचना दे देता हूँ। एसएचओ को सूचना दे दी। शाम तक उन्होंने नहीं बताया, वो कहीं और व्यस्त हो गए। शाम को मैंने एसएचओ का नंबर लेकर के जब उनसे पूछा तो बोले कि हाँ वो एसपी साहब का आया था, मैसेज तो आया था, तो मैंने उसको उठा दिया वहां से। तो मैंने कहा कहाँ ले गए आप उसको उठा के, कौन से अस्पताल? बोले कि नहीं, हमने जिप्सी में डाला और परवाणु बॉर्डर क्रॉस करा के कालका में छोड़ दिया। आप देखिए किस प्रकार की रेमेडीज हमारे संविधान ने दी है और पालन कैसे होता है। या तो एसपी इनकार कर देते हैं या एनजीओ के ऊपर ओनस डालते हैं, जिम्मेवारी डालते हैं कि आप रेस्क्यू करें, या उसको उठा करके छोड़ देते हैं और कालका के बॉर्डर में छोड़ देते हैं। ये सिरमौर के एसपी ने भी किया। पांवटा साहिब में कई लोग थे जो कि ऐसी स्थितियों में थे और मैं बार बार एसपी को बोल रहा था। एसपी ने एसएचओ को कहा, ये भी कई वर्ष पुरानी बात है, और एसएचओ ने वहां से उठा करके उनको हरियाणा बॉर्डर में कहीं पर छोड़ दिया। तो ये परिस्थितियां भी हमें, इसलिए हमें लगता है, एक सवीना भी हमारे साथ हमारी साथी हैं, ये भी यहाँ जेआरएफ हैं और पीएचडी कर रही हैं। कई लोगों को इन्होंने जो है रेस्क्यू कराया। एक घटना इनके साथ भी हुई। इन्होंने शाम को एक व्यक्ति को समर हिल चौक से रेस्क्यू कराया और सुबह जब इन्होंने पता किया कि आप कौन से अस्पताल में ले गए हैं, क्योंकि उसको जो है थाने में रखा था, तो उन्होंने कहा कि सर वो तो भाग गया, मैडम वो तो भाग गया। उन्होंने कहा कैसे भाग गया, आपके पास रात में था, आप थाना रात में बंद कर देते, भाग कैसे गया? तो उन्होंने कहा कि नहीं वो तो भाग गया। अब थाने वाले हम सबके सौभाग्य से और उनके दुर्भाग्य से मेरे बारे में जानकारी रखते थे।
उन्होंने कहा कि ये तो अजय श्रीवास्तव सर का मामला है। तो बोले कि कोई इसकी फोटो तो नहीं है, कोई कोई फोटो वगैरह तो नहीं खींची हुई है। उन्होंने कहा कि नहीं, फोटो तो इसकी होगी, और फोटो है और वीडियो है, और ये एसपी तक बात पहुंच चुकी है। जब सवीना ने मुझे बताया कि उसको इन्होंने भाग गया है या भगा दिया गया है, तो भागने का तो सवाल नहीं था, इन्होंने भगा दिया रात में। मैंने तुरंत ही डायरेक्टर जनरल पुलिस को फोन लगाया और मैंने कहा कि बड़ी सीरियस बात है, और ये मैं इसको, क्योंकि वो डीजीपी भी उस समय ऐसे थे, वो भी संवेदनशीलता में काफी कम थे। कई बार उनसे मेरी मुठभेड़ इनकाउंटर हो चुके थे, मौखिक इनकाउंटर, कोई फायरिंग वाले नहीं। तो उनको मैंने कहा कि बड़ी सीरियस बात है और मैं इसको लॉजिकल एंड तक ले जाऊंगा, क्योंकि ये हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का भी वायलेशन है। अब पुलिस वालों के हाथों के तोते उड़ गए और उन्होंने अपनी टीमें बना करके बालूगंज थाने ने भेजनी शुरू की, इधर की भेजी, उधर भेजी, उधर भेजी, सारा घुमा फिरा करके शाम को उन्होंने, अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने सोचा, सवीना को बोला कि हमने पकड़ लिया है। वो किसी और को पकड़ लाए थे, अपनी स्किन सेव करने के लिए किसी भिखारी को पकड़ के ले आए थे। जो जब इसने कहा कि इसका तो फोटो भी है और वीडियो भी बनाया है और डीजीपी तक बात पहुंच चुकी है, तब इन्होंने उस असली व्यक्ति को कहीं रेलवे स्टेशन के पास से ढूंढा और फिर पकड़ करके लाए और उसके बाद फिर अस्पताल में भेजा। अस्पताल से वो मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में आ गया। देखिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है हमें समाज में काम करने के लिए, और ये काम ऐसा है जो सेल्फलेस है, इसमें आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होगा। अभी तक उमंग फाउंडेशन और हम हमारे साथ जुड़े हुए या हमसे नहीं जुड़े हुए, हमारी अवेयरनेस का फायदा उठा करके लगभग 350 लोगों को रेस्क्यू कराया जा चुका है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या कुल्लू, सोलन, सिरमौर, मंडी, बिलासपुर, शिमला की है, और जिसमें डॉक्टर सुरेंद्र, सवीना जहां, मुकेश और ये क्या नाम, हमारी सोलन की श्रीमती विजय लांबा जी, इन्होंने तो रिकॉर्ड ही कायम कर दिया कि इतने लोगों को इन्होंने रेस्क्यू कराया। और पेन लेती हैं पुलिस वाले, अगर नहीं आते हैं अपनी गाड़ी में उसको बैठा करके थाने ले जाती हैं, फिर उसके साथ अस्पताल जाती हैं। रोहड़ू में अगर नरेंद्र चौहान हमारे भाई जो पत्रकार हैं वो सुन रहे होंगे, कितनी पेन ली है इन्होंने, मैं उसका यहां पर इस कार्यक्रम में वर्णन नहीं कर सकता हूं। वो न्यूज भी जो है छापते हैं अखबार में और साथ साथ पीड़ा भी उठाते हैं। अभी उन्होंने एक महिला, कमला नाम से एक महिला का को जो है रेस्क्यू कराने की कोशिश की और उसके बाद मुझे भी फोन किया, फिर मैंने भी उसमें जो कुछ भी करना था किया। अभी कमला, अभी मैं, सवीना और विनोद जी वगैरह अभी मेंटल हॉस्पिटल हमने विजिट की थी थोड़े दिन पहले, लगभग मुझे लगता है 15 दिन 20 दिन की बात है, 1 महीना अभी नहीं हुआ। तो कमला बहुत अच्छी हो चुकी है। उसका ब्लड, वो पहले आईजीएमसी में रही, आईजीएमसी के बाद उसका ब्लड प्रेशर जब ठीक हो गया तो उसका मानसिक रोग के ट्रीटमेंट के लिए फाइनली वो आ गई स्टेट मेंटल हॉस्पिटल। उसके दोनों पैर खराब हैं, चल नहीं सकती है, मस्तिष्क उसका काम नहीं कर रहा। यानी कि समाज में रहते हुए जिसको हम मानवाधिकारों का गंभीर से गंभीर ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था, वो उसका हो रहा था। और भाई नरेंद्र चौहान रोहड़ू से, उन्होंने उसको एक नहीं कई लोगों को उन्होंने रेस्क्यू कराया। लेकिन ये अभी एक उदाहरण है। कुछ समय पहले, कोई 4-5 महीने पहले, हमने यहीं से एक एसजेवीएन में एक अधिकारी है, उन्होंने मुझे फोन किया कि यहाँ पर ढली और भट्टाकुफर के बीच में एक महिला है, वो जो है मतलब ठीक परिस्थितियों में नहीं है, बोलती भी नहीं है, मैंने उसको रेस्क्यू कराया। वो उसके तन पर एक पतली धोती थी, ब्लाउज भी नहीं था उसके पास, और कैसे वो जीवन यापन कर रही थी, किस प्रकार से। उसका नाम उषा है, वो पता भी बता रही है छत्तीसगढ़ में की वो रहने वाली है, लेकिन हम अभी उसका पता ट्रेस नहीं कर पाए। डॉक्टर सुरेंद्र ने कितने लोगों को न सिर्फ रेस्क्यू कराया, बल्कि उनके पते ढूंढ करके इंटरनेट से एसपी को फोन करके, एडमिनिस्ट्रेशन को फोन करके, उनके सारी जानकारी जुटा करके मेंटल हॉस्पिटल को दी, पुलिस को दी, और उनको रिस्टोर किया गया। यानी कि जब वो लोग वहां से उसको लेने आए, जिसको कि उसका परिवार मृत मान चुका था, एक व्यक्ति को उसका बेटा और उसका मामा लेने आया, उस बच्चे का जो उसका बेटा था,
बेटा, और बेटे का मामा उसको लेने आया तो उन्होंने कहा कि हम तो इसको मरा हुआ मान चुके थे, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी। और ये यहाँ पर, और मैं उस दिन कहीं नहीं उस समय जो है वहां पर रह पाया, और उसको जब रिस्टोर किया फैमिली के साथ, तो वो दृश्य मतलब इन लोगों ने जो उसके वीडियो बनाए थे बड़े भावुक करने वाले दृश्य थे, कि जिसको 2-3 साल पहले उसका परिवार जो है बिल्कुल मृत मान चुका है, एक वो घर का जो अर्निंग मेंबर था, उसका 16 या ऐसे 15 साल का बेटा, रोजी रोटी नहीं थी उनके पास, क्योंकि पिता अर्निंग था, वो कहीं मानसिक रोगी होकर के भटक करके हिमाचल आ गया, और उसको अपनी पढ़ाई छोड़ करके उसको जो है वो कहीं मनरेगा में मजदूरी करनी पड़ रही थी। तो ये जो स्थितियां हैं, इनमें हम सोचते हैं कि आप लोग कितना बड़ा योगदान कर रहे हैं और कितना बड़ा योगदान आप लोग कर सकते हैं, अगर हम ऐसे लोगों को रेस्क्यू करा पाए और इन लोगों को कहीं रिहैबिलिटेशन में हम डाल पाए। अब मैं थोड़ी सी और परिस्थितियां, केस स्टडीज वगैरह तो बहुत है हमारे पास, सैकड़ों हैं, लेकिन हम बताएंगे कि इसमें सिस्टम क्या कहता है। जो मैंने जैसे कि पहले बताया कि जो मेंटल हॉस्पिटल में जो लोग भर्ती होते हैं, अगर हम वहां पर 10-15 दिन रहने चले जाएं और लगातार रहें, तो हमें साइकेट्री की प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होनी स्वाभाविक है। जब ये लोग ठीक हो जाते हैं और उसके बाद भी इनको वहां रहना पड़ता है, क्योंकि इनका परिवार कोई नहीं होता है, समाज इनको अपनाता नहीं है, तो ये लोग कहां जाएं? मेंटल हॉस्पिटल के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं होता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में एक गौरव बंसल हैं, कभी आप नेट पर सर्च कीजिए, गौरव बंसल मेरे भी मित्र बन चुके हैं, कई बार हम उनसे लीगल एडवाइस भी लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है, और अभी भी उनकी कम से कम 2-3 PIL सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं। उस पे आज मैंने कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया कि वो भी थोड़ी देर के लिए हमारे साथ ज्वाइन करते। वो पूरे मेंटल हेल्थ को लेकर के, हम तो सिर्फ छोटा सा पार्ट देख रहे हैं आज के कार्यक्रम में, वो पूरे मेंटल हेल्थ एक्ट को लेकर के लगातार काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से राज्यों को डायरेक्शन दिला रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको जो है मेंटल हॉस्पिटल, इनके लिए जगह हमने एक समय में कही थी। शीला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में हमने कहा था कि बेस्ट प्लेस फॉर मेंटली इल पर्संस इज मेंटल हॉस्पिटल और साइकेट्री सपोर्ट सिस्टम। तो ये उस समय के लिए थी, लेकिन अब ये लोग ठीक हो जाते हैं तो इनके लिए हाफ वे होम्स होने चाहिए। हमारे साथ नीलांजना भी जुड़ी हुई है। यूके में हाफ वे होम सबको पता है, क्योंकि इनकी एजुकेशन यूके में हुई है, और नीलांजना की इन्होंने शायद वहां सुना होगा। हाफ वे होम वो होता है जो कि ना तो फैमिली होती है ना हॉस्पिटल होता है, वो हाफ वे होता है, अस्पताल से दूर और घर से भी दूर। तो हाफ वे होम इनके लिए होने चाहिए। हिमाचल प्रदेश में हम एडवोकेसी करते रहे और उसका नतीजा है कि एक सोलन डिस्ट्रिक्ट में और एक मंडी डिस्ट्रिक्ट में हाफ वे होम इस्टेब्लिश हुए हैं। कैसे चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, उस पर अभी हम विजिट नहीं कर पाए हैं, लेकिन जब हम विजिट करेंगे तो हम उनकी मॉनिटरिंग भी करेंगे, उसमें एडवोकेसी भी करेंगे कि वो हाफ वे होम में किस प्रकार से वहां पर हमारे वो भाई बहन और बच्चे रहते हैं जो कि मानसिक रूप से जो है कहीं ना कहीं दिक्कत में थे। अब वो ठीक हो चुके हैं, उनको अस्पताल की जरूरत नहीं है, लेकिन मेडिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो हाफ वे होम के एम्प्लॉइज उनको, जो कि सेंसिटाइज्ड होते हैं, वो उनको साइकेट्री की जो मेडिसिन है वो उनको समय पर देते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम कानून के साथ, अब देखिए उमंग फाउंडेशन की जो स्थिति है, अगर इस प्रकार का काम कोई भी NGO कर रहा होगा तो उसका लाखों करोड़ों का बजट होगा, उसके पास ऑफिस होगा, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसके पास पेड एम्प्लॉइज होंगे। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मोबाइल और कंप्यूटर और आप जैसे युवा दोस्त हमारे साथी हैं जो उमंग फाउंडेशन को रन कर रहे हैं। ठीक है, हम एक चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, हम गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं लेते हैं, किसी प्रोजेक्ट में हमारे पास फंडिंग नहीं है, चाहे वो डिसेबिलिटी का है, चाहे दूसरे काम है, हमारे समाज के छोटे छोटे सहयोग से हम करते हैं ये काम।
उसका सीए से हम उसका प्रॉपर ऑडिट कराते हैं, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं, जो भी हमारे छोटे छोटे डोनेशंस आते हैं उसको लेकर के। लेकिन मुझे लगता है कि समाज में सेल्फलेस सर्विस करने के लिए बड़ा बजट, बड़ा ऑफिस, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और पेड एम्प्लॉइज की शायद जरूरत नहीं पड़ती है, तब तक जब तक कि जील और पैशन वाले लोग हमारे साथ जुड़े हुए हों। तो आज का मुझे लगता है कि मेरा वक्तव्य इतना ठीक है, क्योंकि समय भी अभी जो है लगभग पूरा हो रहा है। मुझे डॉक्टर सुरेंद्र और विनोद जी ने यही आदेश दिया था कि मैं 7:50-55 तक अपनी बात रख दूं। मुझे लगता है कि जो कुछ भी मैंने कहा, बहुत से सवाल आप लोगों के दिमाग में आए होंगे। कुछ मैं देख रहा हूं कि कुछ प्रश्न पूछे भी गए हैं। मैं सुरेंद्र जी या अपने विनोद जी से या संजीव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उन प्रश्नों को अगर पढ़ दें तो मेरे लिए थोड़ा पढ़ करके जवाब देना तो थोड़ी दिक्कत होगी। अगर वो प्रश्न पढ़ दें तो जी मैं सर। तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। जी सर, इसमें ना एटलीस्ट 4 प्रश्न जो है वो सामने है, स्क्रीन पे भी शायद आपको दिख रहे होंगे। पहला प्रश्न जी मुकेश जी का है कि मनोरोगियों के पुनर्वास के लिए हिमाचल सरकार ने अभी तक कोई विशेष कदम उठाए हैं? हाँ, देखिए, ये जो शीला वर्से वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मैंने बताया था, उस केस का जो आउटकम था, ठीक है कि उस केस पर तुरंत एक्शन नहीं हुआ। मेरी एडवोकेसी मीडिया में था, मैं उस समय जो मेरी खबरें थी वो देश भर में छपी, सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान में आई, और उस समय ये मेंटल हॉस्पिटल बना। धीरे धीरे करके लगातार मैं उसके ऊपर समाचार लिखता रहा, क्योंकि मुझे क्या यहाँ पर थोड़ी सी एक जो हमें कमी लगती है, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मुझे लगता है कि मीडिया को भी सेंसिटाइजेशन की जरूरत है। हमारे साथी हैं, हमें मीडिया की बहुत सपोर्ट देते हैं, लगातार हमारी खबरें छापते हैं, लाइव प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन एक्ट को लेकर के अगर हम मीडिया को सेंसिटाइज करें तो वो बहुत बेहतर काम हो सकते हैं, क्योंकि मीडिया एडवोकेसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब सरकार ने मेंटल हॉस्पिटल बना दिया, उसमें बहुत सी असुविधाएं होती थी। क्योंकि मैं स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का मेंबर रहा हूं, अभी भी मेंबर हूं, उसको हम सरकार के ध्यान में लाते थे। वहां पे फूड की क्वालिटी हमने अच्छी की, जो सरकार ने की, फूड की क्वालिटी अच्छी हुई। वहां पर टीवी लगा, वहां न्यूज़पेपर आने लगा, और उनको बिजी रखने के लिए दूसरे योगा या उनके लिए छोटे छोटे खेल, इंडोर गेम्स, ये भी वहां पर आए। तो ये सरकार ने प्रबंध किए। लेकिन जहां तक पुनर्वास की बात है, पुनर्वास में 2 प्रमुख काम जो हो रहे हैं, या तो उमंग फाउंडेशन के डॉक्टर सुरेंद्र जैसे साथी, या जो मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर संजय पाठक जो सीनियर मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है और स्टेट मेंटल हेल्थ के जो सीईओ भी हैं, वो काफी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो उनके एड्रेसेस ट्रेस किए जाते हैं, उनके पते जो है वो ढूंढने की कोशिश होती है जब वो थोड़ा ठीक होते हैं। जैसे जिस उषा का मैंने जिक्र किया, कमला अभी भी नहीं बता पा रही है, लेकिन उषा ने अपने गांव का पता बताया, लेकिन अभी उसकी भाषा हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्योंकि उसकी बोली भी छत्तीसगढ़ की है, और कोई ऐसी भाषा है जो कि छत्तीसगढ़ की जो एक बोली होगी, एक स्टैंडर्ड भाषा उसकी लैंग्वेज नहीं है, तो उसका भी पता अगर मिल जाएगा। तो ऐसे पते जब मिल जाते हैं तो काफी लोगों को यहां से वहां शिफ्ट किया गया है, उनके घरों में रिस्टोर किया गया है। तो सबसे अच्छा पुनर्वास जो है वो फैमिली में होता है, परिवार में होता है, और कानून में भी इसका प्रावधान है, और सरकार भी इसकी तरफ से थोड़ी कोशिश कर रही है। और दूसरा है कि हाफ वे होम सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जो है जब प्रेशराइज किया और कंटेम्प्ट लगने की नौबत आई, तो स्टेट गवर्नमेंट खुद तो करती नहीं है, हमें भी कहा था इन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट ने हमें कहा था कि आप मेंटल हेल्थ में काम करते हैं, आप हाफ वे होम स्टार्ट करें। एक ये बिल्डिंग भी हमको दे रहे थे, मैं और हमारे 1-2 साथी जाकर के, यशवंत राय जी हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, हम जाकर के वो बिल्डिंग भी देख के आए थे छोगी के पास। लेकिन वो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर या फंडिंग जो गवर्नमेंट ने देनी थी वो 1 साल बाद शुरू होती, तो 1 साल के रिकरिंग एक्सपेंसेस 18 लाख रुपए हमारे पास नहीं थे, इसलिए हम उस प्रोजेक्ट को टेकअप नहीं कर पाए। तो ये पुनर्वास का दूसरा हाफ वे होम है। तीसरा पुनर्वास का कोई साधन नहीं है, क्योंकि समाज में कोई भी व्यक्ति एक अनजान मनोरोगी को अपने परिवार का हिस्सा पुनर्वास के तौर पर नहीं बनाता है। यहां तक कि अभी भी हम जब उस दिन गए हैं तो हमें कई पेशेंट ऐसे मिले, एक
नाम तो हम नहीं ले सकते हैं पब्लिक में उसका, उसने मुझे कहा कि मेरा भाई है, मेरे पति ने सुसाइड कर लिया। सारी विनोद जी और सवीना सबके सामने की बात है, अमृता नेगी भी थी साथ में हमारे, तो उसने सारी कहानी बताई। उसके भाई से मैंने डिटेल में बात की, लेकिन नटशेल में बात यह है कि भाई भी उसके माता पिता नहीं है, भाई भी उसको लेने के लिए, घर ले जाने के लिए तैयार नहीं है। अब वो और वो लड़की +2 पास है, 7-8 साल का उसका बेटा है जो उसके दादा दादी के पास है, यानी परिवार में पुनर्वास उसका संभव नहीं है। तो 2 तरीके हैं पुनर्वास के। इस पे सरकार ने जितना भी काम किया है वो मुझे लगता है कि अभी अप टू द मार्क तो नहीं है, लेकिन शुरुआती तौर पर बहुत अच्छा है। ये ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए एक अच्छा कदम है। अब ये दूसरा प्रश्न आया है विनोद जी का, यदि हमें कोई मनोरोगी सड़क पर मिलता है तो हम उसके बचाव के लिए किस अधिकारी या सरकार के किस विभाग से संपर्क करें। ये मैं पहले भी ध्यान में ले आया हूं, दोबारा दोहरा देता हूं कि एक्ट ने SHO, जो कि थानेदार बोलते हैं हम जिसको, उसको जो है ये ड्यूटी दी है, जिम्मेवारी दी है और कानूनी जिम्मेवारी है, और हाई कोर्ट ने SP को दी है। तो अभी तक सेंसिटाइजेशन का लेवल जो है, क्योंकि लगभग सभी SP से लाहौल और किन्नौर को छोड़ दें हमारी बात होती रहती है, तो अभी DSP लेवल के अधिकारियों तक और कुछ SHOs तक ये जानकारी है। तो अगर हम SHO को बताते हैं, लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर करें। जैसे सवीना द्वारा रेस्क्यू किए गए मामले में ये उस व्यक्ति को भगा दिया जब शोर मच गया और उच्च अधिकारियों तक बात पहुंच गई, तो किसी और भिखारी को पकड़ कर के ले आए कि ये व्यक्ति ही था। अगर हमारे पास वीडियो और फोटोग्राफ नहीं होता तो वो किसी को भी, किसी भिखारी को, सामान्य व्यक्ति को भी मेंटल हॉस्पिटल ले जा करके और हमें गलत साबित कर देते कि इन्होंने बिल्कुल मेंटली साउंड व्यक्ति को के लिए पुलिस का दुरुपयोग किया। तो आप SHO को, DSP को, SP को, जिस अधिकारी को भी संपर्क करते हैं उसका वीडियो और फोटोग्राफ और डिटेल और लोकेशन, अगर गूगल लोकेशन आप दे सकते हैं तो सबसे अच्छा है, नहीं तो लैंडमार्क बता दें कि यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, और अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी उनके पास आ जाए, ताकि अगर उसको ढूंढने में मुश्किल हो तो वो आपसे संपर्क कर ले। जो भी व्यक्ति हम लोगों से संपर्क करते हैं, हम चूंकि मौके पर नहीं होते, उस स्थान पर नहीं होते, तो हम उस व्यक्ति का नंबर दे देते हैं कि ढूंढने में यदि कोई दिक्कत आ रही हो तो उससे आप बात कर लें। तो ये दो स्तर की बात है। आप SHO से लेकर के SP तक संपर्क कर सकते हैं। और जो मैं PIL बता रहा हूं, किसी का माइक म्यूट नहीं है, इस पे नॉइस आ रही है, आप देख लें प्लीज, माइक सबके म्यूट हो। तो हाई कोर्ट ने जिम्मेवारी SP को दी है, और अगर आपके लेवल पर ये लगता है कि आप नहीं इस मसले को सुलझा पा रहे हैं, तो आप मुझसे, विनोद योगाचार्य जी से, सवीना से, मुकेश से, संजीव शर्मा जी से, यशवंत राय जी से, किसी से भी संपर्क कर लें, डॉक्टर सुरेंद्र से। तो हम आपके लिए 24/7 है। हम अपने मोबाइल नंबर यहां पर दे देंगे। मेरा नंबर तो आप अभी नोट कर लें, जो लोग नोट कर सकते हैं, 9418008595। इस पे मेरा व्हाट्सएप भी है, 9418008595। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने साथी इंजीनियर संजीव जी से कि वो अपने 3-4-5 जो हमारे लोग जो ज्यादा एक्टिव रहते हैं उनके नंबर भी दे दें, कि बाई चांस मैं उपलब्ध नहीं हूं, डॉक्टर सुरेंद्र उपलब्ध नहीं है, कहीं क्लास में है या कुछ है, तो दूसरे व्यक्तियों के साथ भी संपर्क कर सकते हैं। तो कोई अन्य प्रश्न हो तो अभी हम शेयर करें। सर 2-3 प्रश्न थे, वो उनके थोड़ा संक्षिप्त जवाब। जैसे यदि कोई मनोरोगी सड़क पर मिलता है, आपके लिए किस अधिकारी से, किस विभाग से इमीडिएटली हमें संपर्क करना चाहिए? देखिए, मैंने बिल्कुल ये बात अभी बताई है। SHO से सबसे पहला व्यक्ति है SHO नहीं है तो DSP अभी उपलब्ध नहीं और कोई नहीं सुन रहा आपकी बात, तो आप SP से संपर्क कर सकते हैं। अगर SP भी नहीं अवेलेबल है तो SDM को आप बता दें कि आप इसको रेस्क्यू कराएं। कई बार SP नहीं सुनते हैं, और SDM को अगर हम सेंसिटाइज कर पाते हैं, उनको बता देते हैं, तो SP भी पुलिस को जो है डायरेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि वो इलाके के मजिस्ट्रेट वही होते हैं, उस सब डिवीजन के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। तो ये है। बाकी दोनों क्वेश्चन भी वैसे
सर एक नया क्वेश्चन आया है जो शुभम कुमार जी का है कि हिमाचल में हाफवे वो हो कहाँ कहाँ पर है? हाँ, एक मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, एग्जैक्ट अभी लोकेशन तो मेरे पास नहीं बता पाऊंगा मैं। एक इस उसमें उसमें जो है एक मंडी डिस्ट्रिक्ट में है और एक डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। इसकी लोकेशन भी हम अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। लेकिन वो हाफवे होम से हमारा संपर्क कभी भी नहीं आएगा। हाफवे होम सिर्फ हमारी जानकारी के लिए और सिस्टम के पार्ट के तौर पे, ये हाफवे होम में भेजने की जिम्मेदारी जो है वो स्टेट मेंटल हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज या कोई भी साइकेट्री सपोर्ट वाला जोनल हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उनको अगर लगता है कि ये पेशेंट अब हॉस्पिटल में रहने को में जो है रखे जाने के लिए जो है जरूरी नहीं है, तो उसको जो है वो हाफवे होम भेजने के लिए रिकमेंड कर देते हैं। और उसके लिए जो लीगल प्रोसीजर है, वो लीगल प्रोसीजर में भी बताता हूं। एक इसी मेंटल हेल्थ में एक्ट में एक रिव्यू बोर्ड होता है, मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड। वो अभी भी पीछे मीटिंग थी, मैं किसी वजह से आउट ऑफ स्टेशन था, मैं नहीं जा पाया। मैं स्टेट मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड का मेंबर भी हूं, जिसके की डिस्ट्रिक्ट में जो चेयरपर्सन होते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं। तो वो उसमें जो है ये जो मेडिकल कॉलेज के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी होते हैं, उसमें स्वयंसेवी संस्था के तौर पर मैं हूं, और जो स्टेट मेंटल हॉस्पिटल है उसके जो सीईओ हैं, जो हमारी स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के, वो भी इसके मेंबर होते हैं। तो ये उसमें डिसाइड करते हैं कि इसको हाफवे होम में भेजना है, और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर से ही वहां पर हाफवे होम में भेजे जाते हैं। अन्य कोई प्रश्न? नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं विजय लांबा। सर ये एक मैंने लास्ट ईयर रेस्क्यू कराया था उस लेडी को। वो ड्रग एडिक्ट थी लेडी। उसको एक्चुअल में वो लेडी मेंटली अनस्टेबल भी थी, कुछ उसका वो गैंग रेप की हिस्ट्री थी सर उस लेडी की। जी, आपने मेरे साथ काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है मैम। जी जी, तो सर वो मेंटल हेल्थ बालूगंज वालों ने, मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर वालों ने ना जो उसको रिस्टोर किया, उसके ब्रदर को कॉल करके। लेकिन वो सर ब्रदर के साथ नहीं रहती है। तो अभी यहाँ गंज बाजार में एक पार्क बना है, तो पार्क में एक टॉयलेट है सर, तो उसकी केयर करती है वो लेडी। लेकिन अभी रह भी वहीं रही थी। जो मैंने उसका रैन बसेरा के लिए अभी बातचीत की है सर। तो कल मैं जाऊंगी वो कमिश्नर सर से बात कर, मतलब वहां उसको रैन बसेरा में शिफ्ट करवाने के लिए। सर उसका एक आधार कार्ड का प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि उसके कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो आधार कार्ड का जो एड्रेस था, केयर ऑफ करना था, पेरेंट्स तो है नहीं। तो सर अभी जैसे मैंने अपने ही एड्रेस पे उसका केयर ऑफ करवा के आधार कार्ड बनवाया है, देन उसका अकाउंट भी खोल दिया है सर। परसों ही मैं अकाउंट खुलवा के आई हूँ उसका एसबीआई में। क्या बात है। और राशन कार्ड के लिए सर अभी मैं प्रयासरत हूँ। उसका वो जो वार्ड मेंबर से रिटर्न लेना होता है, साथ में एक एफिडेविट बनवाना होता है, वो सारी फॉर्मेलिटीज मैंने कर ली हैं। तो कल मैं उसका ये राशन कार्ड बनवाने के लिए भी जाऊंगी। लेकिन सर देखिए, भाई जो है, भाई को मैं भाई के घर तक जाके आई। नो डाउट भाई भी जो है वो काफी खराब हालात में है, हैंड टू माउथ ही है सर। लेकिन उसने मतलब जिस तरह से उस सिस्टर के लिए बातें कही, तो मुझे लगा कि मैं इसको भाई के तो बिल्कुल सामने लेके ही ना आऊं, मैं ही अपने लेवल पे इसका रिहेबिलिटेशन का जो भी करना है वो करती हूँ। तो आगे के लिए ये सोचा है सर कि जैसे इसके आईआरडीपी का कोई डॉक्यूमेंट है, स्कूल से इसका सर्टिफिकेट मैंने निकलवाया जिसके आधार पे इसका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ वगैरह डली है। तो सर अब जैसे ये प्रधानमंत्री आवासीय योजना वाला है स्कीम, उसके अंतर्गत वो लेडी खुद भी चाह रही है कि उसको एक कहीं शेल्टर मिल जाए। और इसके लिए सर उसने, बड़ी खुशी की बात है कि उसने 20,000 रुपए इकट्ठे कर लिए हैं और वो अभी अकाउंट में अपना करवा लेगी डिपॉजिट। और ये सारे पैसे उसने एक तो जो वहाँ टॉयलेट की केयर करती थी वहां से इकट्ठे किए हैं। इसके साथ सर उसने ये शाम को गत्ते वत्ते सारे इकट्ठे करके, कबाड़ बेच के वो सारे इकट्ठे किए हैं सर।
तो अभी उसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो यही है। बीच में उसको थोड़ी स्किन की कोई प्रॉब्लम हो गई थी, डिस्कलरेशन हो गई थी। तो सर इतनी अवेयर थी वो लेडी कि वो खुद मेरे पास आई और बोली कि दीदी मेरी तबीयत, मेरा स्किन में ऐसे हो रहा है, मेरे को दिखाना है, तो डॉक्टर को दिखाना है। तो वो सर MMU गई, ये जो हमारा सुल्तानपुर में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, वहां गई और सर वहां पे अपनी वो एक बायोप्सी के लिए सैंपल दे के आई है। अभी बोल रही थी कि मैं ट्यूसडे तक जाऊंगी सैंपल की रिपोर्ट लेने के लिए। तो इतनी ज्यादा सर वो ठीक हो गई है कि मतलब उसको देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसको कहीं कोई इस तरह की प्रॉब्लम थी। हाँ, एक जरूर है, वो ये कहती है कि मेरा अब ये नशा करने का कुछ भी मन नहीं करता। और दवाई भी सर वो रेगुलरली ले रही है अभी ना जी, हर महीने जाती है, हर महीने वहां से 1 महीने की दवाई लेके आती है। ये जो आपका एग्जाम्पल है, ये हमारे पूरे विषय को, जो हमारा सब्जेक्ट था कि बेसहारा मनोरोगियों के मानवाधिकार संरक्षण में समाज की भूमिका, अब इससे ज्यादा कुछ कहने की, समझाने की हमारे जितने लोग जुड़े कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए, आपकी जो ये केस स्टडी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने यहाँ कोशिश की थी, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ लॉज जो है, हमारी यूनिवर्सिटी का कानून विधि विभाग है, उसमें मैंने एक, चूंकि मैं सीधे उसके साथ तो नहीं जुड़ा हूं, लेकिन कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं LLM के डिसर्टेशन के लिए, या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से भी आते हैं LLM के या PhD के में जो ह्यूमन राइट्स में इंटरेस्ट है। मैंने काफी कोशिश की कि इसके ऊपर काम करें, लेकिन अभी तक ये सिरे चढ़ा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें केस स्टडीज भी लेनी पड़ेंगी। लेकिन फिर मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोई बच्चा ऐसा मिले जो लीगल एंगल से, देखिए इसमें इंटरडिसिप्लिनरी भी हो सकता है, बहुत यहाँ नीलांजना है, इनसे भी मैं बात करना चाहूंगा कि इस प्रकार से लॉ में भी इसकी हो सकती है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट भी हो सकती है, सोशियोलॉजी में भी हो सकती है, अगर हम एडवोकेसी को लें तो मीडिया में हो सकती है, बहुत इस पे काम हो सकता है। और ये केस स्टडीज जो है बहुत, आपने जो कुछ भी बताया ये सबके लिए प्रेरणा है। आज जितने लोग सुन रहे हैं उन सबके लिए प्रेरणा है कि किस प्रकार से आपने एक टोटल एम्पावरमेंट की तरफ उस बेसहारा मनोरोगी जिसको सबने छोड़ दिया था, आपने उसको अगर अपने साथ जोड़ा, गले लगाया, तो वो आज अपने पैरों पर खड़ी होने लायक बन गई है। जी तो सर, ये हम सबके लिए एक जो है बहुत बड़ा एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है ये पूरी केस स्टडी, और आपकी भूमिका, यही तो हमारा टॉपिक है, यही तो टॉपिक है। कोई अन्य व्यक्ति अगर कुछ प्रश्न करना चाहे? छोटा सा एक प्रश्न आया है। रतन शर्मा जी ने ये पूरा सीरीज देखने के बाद उन्होंने बोला कि आज मुझे बहुत कुछ पता चला, लेकिन उनका एक प्रश्न है कि प्रशासन अगर डरा धमका के चुप करा तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, डरा धमका करके तो वो किसी भी जो वल्नरेबल है उसको ही नहीं, हम समाज में रहते हैं, हमें भी डरा धमका करके चुप कराने की ताकत पुलिस और प्रशासन ने हमेशा अपने पास रखी हुई है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। इसमें जब हम ये सब सोचते हैं तो एक, अभी मैं रेमेडी भी आपको बताऊंगा, उसमें एक रेमेडी है, एक उपाय है, एक तरीका है, क्योंकि मैं मीडिया का से जो है जुड़ा हुआ हूं, तो मीडिया को ये इंफॉर्मेशन देना, हम समाज में मीडिया की भूमिका भी देखते हैं, बड़ी पावरफुल भूमिका है। अगर ऐसे मामलों में किसी को डरा धमका करके चुप करा दिया गया और वो मीडिया के सामने अपनी बात रखता है, तो उसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ निकलेगा, और सोल्यूशन निकलने की रफ्तार भी उसकी तेज हो जाएगी। तो एक तो मीडिया हो गया, दूसरा उच्चाधिकारी, अगर मान लिया SHO ने डरा दिया तो आप DSP से बात कर लें, DSP ने डरा दिया तो SP से बात कर लें। आजकल तो फोन, व्हाट्सएप, ईमेल, और सबसे बड़ी बात है CM हेल्पलाइन। CM हेल्पलाइन में आप कंप्लेंट कर दें, उस पे लगभग 95 टू जो है 99% उसमें सोल्यूशन की तरफ बात बढ़ जाती है। कुछ मामले ऐसे हैं जो उसमें भी इग्नोर हो जाते हैं, लेकिन वो रेयर हैं। तो इस प्रकार से मीडिया है, CM हेल्पलाइन है, उच्चाधिकारी है, डिप्टी कमिश्नर है, तो इन तक हम अपनी बात अगर पहुंचा पाए, क्योंकि अगर आप डर के बैठ गए फिर तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। और कोई प्रश्न है? जी सर। हाँ, रतन जी का एक प्रश्न, इसको पढ़ दें जरा,
अपने ये रतन जी का ही था सर, ये रतन जी का प्रश्न था सर कि ये पूरे सेशन ऑफ हो तो क्या करना चाहिए। हाँ नहीं, इन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ, मैं जिला सोलन के कंडाघाट बाजार में बता रहे हैं कि कंडाघाट में कोई मनोरोगी है। हाँ हाँ रतन जी, अगर आप उनकी प्रॉपर लोकेशन और हो सके तो उनका कोई वीडियो या कोई फोटोग्राफ हमारे साथ शेयर कर दें। हाँ, हमारे साथ शेयर कर दें। और इसमें मैडम विजय लांबा जो कि बहुत, वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की मेंबर भी रही हैं, और अभी वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो जेजे एक्ट की एक, इनके पास जो है बच्चों के मामलों में इनके पास मजिस्ट्रेट की पावर्स है, बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट हैं। ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सोलन की चेयरपर्सन है। तो ये बच्चों के मामले में, महिलाओं के मामले में संवेदनशील तो ही है। ये पूरा उसको लॉजिकल एंड तक इन मामलों को भी ले जाती हैं, जो मामले बेसहारा हमारे मनोरोगी भाई बहनों के होते हैं। तो इनसे भी हम हेल्प ले सकते हैं। हमारे साथ आप शेयर कर दें रतन जी। जी सर, जी मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगी अगर मुझे कुछ पता चलता है। बिल्कुल 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 जी। और कोई प्रश्न? राखी जी का भी क्वेश्चन है कि हम लोग कहाँ पे कांटेक्ट करें, मतलब फोन नंबर कहाँ से सर्च करें, तो वो भी आप थोड़ी सी डिटेल दे दें। हाँ राखी जी, देखिए आज गूगल ऐसा है ना, जो जिस सवाल का, लोग इसको अदरवाइज ना लें, जिस सवाल का जवाब किसी भी देवता के पास नहीं होता है, गूगल देवता उसका जवाब दे देता है। आप देवता के पास प्रश्न लगाएंगे, आपको लोकल थाने का, यानी कि एसएचओ का, डीएसपी का और एसपी का नंबर देवता जी नहीं दे पाएंगे, गूगल देवता उसका नंबर दे देगा। तो गूगल पे जाएं, आप कीवर्ड्स टाइप करें, जैसे आप जिस जो है डिस्ट्रिक्ट से हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में आप जो है गूगल पर डालें कीवर्ड, जो है पुलिस स्टेशन, उसका नाम लिखें, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें, कॉन्टेक्ट नंबर लिखें, और वो गूगल सर्च में वो आ जाएगा। 2-3 आप रिप्लाई देखेंगे, आपको मिल जाएगा। तो गूगल सबसे आसान उपाय है, क्योंकि आजकल टेलीफोन डायरेक्टरी वगैरह कोई भी नहीं रखता है, और उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि हम सारे लोग नेट देखते हैं। सर देखिए इसमें अभी मैं थोड़ा सा ऐड हाँ, करना चाहूंगा, अगर अनुमति दें। जी अगर बिल्कुल। आपको लगता है कि कई बार ये हम लोगों ने भी अनुभव किया है कि जब हम लोग कोई फोन नंबर वहां से सर्च करते हैं तो वो कई बार गलत होता है, फोन नंबर वो लगता नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि कंसर्निंग एसपी ऑफिस का कॉन्टेक्ट नंबर सर्च करें उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, वहां से आप उस कंसर्निंग थाने का या पुलिस चौकी का नंबर जो है वो आपको मिल जाता है। वहां से कोई भी आपको डिनाई नहीं करेगा कि नंबर देने से। और कुछ भी नहीं है तो आप 100 नंबर डायल करें, 100 नंबर तो सब जगह से मिल जाता है, सबको याद भी है कि नंबर पुलिस का है। उससे आप थाने का नंबर पूछ लें, 100 नंबर भी थाने का नंबर बता देता है। नीलांजना, हेलो। यस सर। नीलांजना को मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूं। एक ही बार अभी इनसे मुलाकात हुई है, लेकिन इनसे मुझे काफी सीखने का मौका मिला। नीलांजना ने मास्टर्स अपनी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी दिल्ली से की, फिर एक मास्टर्स के लिए ये किंग्स कॉलेज लंदन गई, और ये अभी मेलबोर्न यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी कर रही है हिमाचल प्रदेश के यूथ पर। तो मेरे साथ इन्होंने जो कुछ डिस्कस किया, मैं चाहता हूं कि कोई टिप्पणी करो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सब्जेक्ट, जैसे ब्लड बैंकिंग के हमने उसमें बात की, यूथ के कुछ ऐसे एस्पेक्ट को लेकर के बात की जो शायद नए थे, इसको लेकर के देखो कि यूथ की, और हमने वीमेन विद डिसेबिलिटीज पे भी थोड़ा संक्षेप में बात की थी। इस मामले को लेकर के यूथ की जो एक रोल है, और ये यूथ रोल प्ले कर रहा है, इसमें सबीना, मैं और ये लांबा मैम, दो को छोड़ दे तो बाकी सारे यूथ हैं जो आज तक रेस्क्यू कर रहे हैं। नरेंद्र चौहान भी यूथ हैं जो जिन्होंने कितने लोगों को रेस्क्यू कराया। तो इस यूथ की भूमिका के ऊपर, और अगर यूके का कोई या ऑस्ट्रेलिया का कोई एक्सपीरियंस आपको ऐसा हो तो थोड़ा सा संक्षेप में अपनी बात रखो। सर मेरे लिए तो ये पहली बार आपसे बात करके मुझे पता लगा इतना काम यहाँ पर हो रहा है, और मुझे जो थोड़ा फील हुआ यूनिवर्सिटी लेवल पर कि यूथ इतनी अवेयरनेस तो नहीं है इश्यूज के बारे में, पर लोग अगर उनको सही लोग मिले, लोग जुड़ना जरूर चाहते हैं। तो एट दिस पॉइंट मैं तो यंग लोगों की मोटिवेशन समझ रही हूँ, ये सोचूं कि कैसे एवेन्यूज क्रिएट किए जा सकते हैं कि यूथ जुड़े इन सबके साथ, वो सॉलिडारिटी नेटवर्क्स कैसे बना सकते हैं। बाहर ज्यादा
ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो वो फॉर्मल वे में फंक्शन ज्यादा करती है, पर मैंने इंडिया में ये देखा है कि सेवा का भाव सब में ज्यादा होता है, तो हमेशा मनी के साथ लिंक्ड नहीं होती हैं चीजें, तो लोग आगे आगे आके खुद भी हेल्प करते हैं जिनकी पहचान नहीं होती है, पता नहीं लगता है। पर मुझे लगता है अगर एक सॉलिडारिटी नेटवर्क टीम ये फॉर्म हो जाए, आई थिंक ये काफी यूजफुल होगा। और अगर इस पर रिसर्च हो पाए, और जिसपे मैं बहुत कीनली इन्वॉल्व होना चाहूंगी अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, अगर इसमें कोई रिसर्च का स्कोप हो, आई वुड बी वेरी विलिंग टू कंट्रीब्यूट इन एवरी वे पॉसिबल। अगर केस स्टडीज बनानी है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है इस सब में कि केस स्टडीज बनती कैसी है, लिखना ये सब कैसे करना है, सो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू बी इन्वॉल्व। थैंक यू, थैंक यू। और कोई अपनी बात रखना चाहे, संक्षेप में कहें? जी, अब मैं भाई संजीव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हमारे प्रतिभागियों का और हमारे मुख्य वक्ता श्री राजेश श्रीवास्तव जी के लिए का धन्यवाद प्रस्ताव जो वो रखें। मैं इससे पहले एक और परिचय कराना चाहूंगा, बड़ी देर से मैं भूल गया। हमारे साथ प्रोफेसर जीडी शर्मा जी भी जुड़े हैं। प्रोफेसर जीडी शर्मा जी हम सबके प्रेरणा के स्रोत हैं, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से योगा के प्रोफेसर और हेड रिटायर हुए। उससे पहले ये इनको भारत सरकार ने एक डिप्लोमेट का स्टेटस दे करके इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में पोस्ट किया था, और इन्होंने 66 देशों में 66 कंट्रीज में, एशिया, अफ्रीका से लेकर के यूरोप तक और साउथ ईस्ट एशिया में योग को जो है प्रमोट किया। और अभी भी हिमाचल प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन बनाई है, उसके चेयरमैन है। और हम सबके जो लोग यूनिवर्सिटी से या यूनिवर्सिटी के बाहर इनको जानते हैं, बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि ऐसे नेक लोग हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो, और सीनियर लोग, तो हमारा हौसला बढ़ता है। आप पतंजलि के साथ भी, उनके पतंजलि के स्वामी रामदेव जी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर भी हैं, और काफी बड़ा इनका योगदान देश के स्तर पर ही नहीं, दुनिया के स्तर पर योग को प्रमोट करने में है। तो सर, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे लिए समय निकाला और इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। अब संजीव जी। कभी जाना पड़ता है, कुछ काम हो तो जाती हूँ, अदरवाइज नहीं जाती। धन्यवाद सर, आपने मेरे बारे में कुछ बोला, और आप तो पूरी समाज सेवा में और मनोरोगियों में के लिए और हैंडीकैप्स के लिए, ऑर्फेन्स के लिए इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, ब्लड बैंक के लिए काम कर रहे हैं, ग्रीनरी के लिए काम कर रहे हैं। आपके पास तो बहुमुखी विकास की योजनाएं हैं, और हमारे से जो कुछ भी थोड़ा बहुत बन पाएगा, मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। और हम सबको मिलकर जुल करके ही ये सारे काम आगे बढ़ाने चाहिए। और जब निस्वार्थ भाव से हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि हमें वो मित्रता प्राप्त होती है, जो मित्रता हम अपने जो दैनिक जीवन है या भौतिक जगत का जो जीवन है उसमें लिपाए मैन होकर के नहीं पा सकते हैं। तो मैं तो बस इतना ही, क्योंकि आपने, मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा, क्योंकि थोड़ा सा क्या, काफी 1 घंटा लेट जुड़ा, क्योंकि मेरा कहीं और कार्यक्रम चल रहा था। इसलिए विनोद जी से भी दिन में बात हुई थी, उन्होंने कहा मैं तो कल देख रहा था, तो उन्होंने कहा नहीं कल नहीं, ये 19 को है। मैं तो 18 को खोल करके बैठ गया था इसको, तो इन्होंने कहा नहीं वो आज है। तो मैं थोड़ा लेट, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं कि आप ये जो बिल्कुल एक ईश्वर के प्रति जो एक समर्पित कार्य है, उसमें आप बिना किसी अपने स्वार्थ के या बिना किसी उपलब्धि के लिए नहीं कर रहे हैं। ये जन सेवा है, और जन सेवा ही मन सेवा है, और मन सेवा ही मंदिर की सेवा है, और मंदिर की सेवा ही भगवान की सेवा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अजय सर आप म्यूट हो चुके हैं, और संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी शायद नहीं। अगली आगामी कार्रवाई के लिए मैं डॉक्टर सुरेंद्र जी से निवेदन करूंगा, आप आगे की कार्रवाई करें। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी का
दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारी अगली आने वाली और जो परिचर्चा की श्रृंखलाएं हैं उसको और भी अच्छे से हम लोग उसको कर पाए और आप सभी का साथ उसमें बना रहेगा और समाज के कल्याण के लिए और समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए आप लोग का सहयोग हमें इसी तरह से मिलता रहेगा। आप सब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और एक सूचना मेरी तरफ से भी कि अगले हफ्ते शाम को 7 बजे हम एक ऐसे ही विषय के साथ बिल्कुल अनटच्ड इशू को लेकर के हम आपके साथ जुड़ेंगे और वो उनमें से जो हम विषय अभी हमने टेंटेटिवली सोचे हैं उसमें जो है ह्यूमन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इसमें माइन्यूटली भी हम देखेंगे, हम इसमें वीमेन विद डिसेबिलिटीज की भी बात करेंगे और स्टूडेंट्स की भी बात करेंगे, कुष्ठ रोगियों की, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की और जो हमारे मरीज होते हैं इनके अधिकार क्या होते हैं। हम राइट टू इंफॉर्मेशन की भी बात करेंगे क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन हम ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं और इसी प्रकार के अन्य भी विषय जो हैं वो हम उठाएंगे जिनकी समाज में आमतौर पर चर्चा नहीं होती है। तो आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।